तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता था। फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते थे, dp इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। और मोमेंटम यदि p1 से p2 चेंज हो रहा है और फोर्स अप्लाई हो रहा है t1 से t2, तो इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते थे, है ना, इन लिमिट्स के बीच में। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि ये वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स, इस फोर्स के दो कैटेगरीज हैं, है ना, इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो क्या हो गई, इम्पल्सिव फोर्स, है ना, ये फोर्स इम्पल्सिव हो सकता है, और या फिर ये फोर्स जो है वो नॉन इम्पल्सिव हो सकता है। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन फोर्स इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है, जो इम्पल्स जो लग रही है, ठीक है, उसका एनालिसिस जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं, ठीक है। और वो क्या डिफरेंस रहता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फोर्स यदि इम्पल्सिव होगा तो उसमें बेसिकली क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी हाई रहता है, और जो डेल्टा टी है, जिस पोर्शन के लिए जो फोर्स लग रहा है ना, वो बहुत स्मॉल होता है। डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स को यदि जैसे हम ग्राफ में डिपिक्ट करना चाहें, है, तो बिल्कुल एक सिंपल वे में हम उसको ग्राफ में इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। ग्राफ के फॉर्म में यदि अपन डिपिक्ट करें, तो ये लेफ्ट वाला जो ग्राफ है ना, ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और राइट वाला जो ग्राफ है वो इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फोर्स और टाइम पीरियड। इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल वो अपने जो क्रिकेट बॉल वाला जो एग्जाम्पल लिया था, है ना, वो इम्पल्सिव फोर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इनफैक्ट जितने कोलिजन्स होते हैं, है ना, इनफैक्ट ऑल कोलिजन्स, कोलिजन्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे जो है वो इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट बैट वाला जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें ये जो टाइम पीरियड था वो कितना आया था अपना, वो कितना था, 0.01 सेकेंड। आप देख रहे कितना कम। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो अपना अप्रोक्सीमेटली 14,000 न्यूटन के आसपास आया था, जो बॉल के ऊपर लग रहा था 14,000 न्यूटन। और इतने छोटे से पोर्शन के लिए, है ना, बॉल पे जैसे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कितना लगा था, है ना, बॉल जो है वो 160 ग्राम्स थी, है ना, 160 ग्राम्स मतलब 0.160 kg, और इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, तो ये कितना 1.6 न्यूटन, ठीक। तो इस पीरियड के लिए, है ना, 0.001 सेकेंड के लिए एक तरफ तो 14,000 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ 1.6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम जो ये जो नॉन इम्पल्सिव जो फोर्स है कि नहीं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए। बॉडी की वेलोसिटी, डायरेक्शन वगैरह सब कैलकुलेट करने के लिए नॉन इम्पल्सिव फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे इम्पल्सिव फोर्स इम्पार्ट करने का एक मैकेनिज्म तो हो गया कोलिजन, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या हुआ, इम्पल्स थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है। उसको देखते हैं जरा। तो स्ट्रिंग के थ्रू इम्पल्स का, है ना, एक केस देखते हैं। तो यहाँ पे दो मासेस अपन ने ले लिए, है ना, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच कर दी है, और m1 मास जो है सपोज इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहा, m2 स्टेशनरी है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगी, है ना, और पोजीशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, ये स्ट्रिंग टाइट होने के आप समझिए कोई माइक्रो सेकेंड पहले ये मास की वेलोसिटी अभी भी u है m1 की, और अब स्ट्रिंग टाइट होकर के और इनकी वेलोसिटी इसको चेंज करेगी, ठीक है। तो अब एनालाइज करते हैं कि वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये स्ट्रिंग जो है वो जैसे ही टाइट हो जाएगी, इसका टेंशन जो है दोनों मासेस को पुल करेगा। इस वाले मास को तो टेंशन T से इस डायरेक्शन में पुल करेगा, है ना, बिल्कुल टाइट अभी हुई है, ठीक है। और इस वाले मास को इस डायरेक्शन में पुल करेगा ये टेंशन, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज और इम्पल्स का क्या रिलेशन होता था, P2 माइनस P1
इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, और इसको अपन लिख सकते हैं P1 प्लस इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो M1 मास के लिए यदि हम रिलेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, M1 का इनिशियल मोमेंटम P1 क्या है, M1U। ठीक है, अच्छा इस पे जो इम्पल्स लग रहा है वो M1U को अपोज कर रहा है, तो माइनस इंटीग्रल टी डी टी, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, M1, और M1 की फाइनल वेलोसिटी सपोज V है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी V। अच्छा सेम चीज M2 के लिए लिखते हैं, तो M2 में जो टेंशन के कारण जो इम्पल्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो इंटीग्रल टी डी टी, P1 इसका 0 है तो इसमें 0 लिख देते हैं, 0 प्लस टी डी टी इज इक्वल टू M2, और ये दोनों मासेस जो हैं स्ट्रिंग टाइट होने के तुरंत बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी V हो गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू M1U अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी जो है दोनों मासेस की, उसका ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। ठीक है, अच्छा ये जो अपन ने डिस्कस किया, ये तो अपन ने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है ना, इन प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो है, बट स्ट्रिंग के जो केसेस जो अपन करेंगे है ना, उसमें हर एक केस में ये पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है ना, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हम एनालाइज कर सकते हैं। आप इस वाले एक्सप्रेशन को यदि ध्यान से देखें तो ये एक इक्विवेलेंट सिचुएशन का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन क्या हो गई जिससे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, मैं बनाता हूं जरा। तो ये ऊपर वाला सिचुएशन की इक्विवेलेंट सिचुएशन क्या हो गई कि एक सिंगल मास हम ले लें M1 प्लस M2। ठीक है, और उस पर हमें एक इम्पल्स लगा दें। अच्छा इम्पल्स को ना J से भी डिनोट करते हैं, है ना, J ये भी वेक्टर है ना, ये तो अपन ने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन होता तो J, और J भी वेक्टर है। ठीक है, तो इस पे एक इम्पल्स J लग रही है, और J का मैग्नीट्यूड क्या है, M1U, मतलब M1 का जो इनिशियल मोमेंटम था स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले। ठीक है, ये इम्पल्स इस पे लग रही, तो यदि ये सिचुएशन होती, मास M1 प्लस M2 यदि रेस्ट पे होता, तो M1 प्लस M2 की कॉमन वेलोसिटी क्या होती, इम्पल्स लगने के बाद में, है ना, इसका P1 प्लस इम्पल्स J, ये P2 के बराबर होता। ठीक है, और P1 कितना है इसका, M1 प्लस M2 तो रेस्ट पे है, तो 0 प्लस इस पे इम्पल्स कितना लगा, M1U, और ये P1 प्लस P2, M1 प्लस M2 इंटू V। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गई, M1U अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी आ गई अपने पास में, ये वेलोसिटी। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्म है ना, ये आप देख सकते हैं कि इस वाले प्रोसेस से करने से कहीं ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी सिंपल है, और अपना फाइनल रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या स्ट्रिंग का बिल्कुल सिंपलेस्ट केस लिया है अपन ने। स्ट्रिंग यदि वर्टिकल डायरेक्शन में होती या किसी पुली के थ्रू होती, तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना, करने को तो हम कर ही सकते हैं, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन लगा करके, बट एक सिंपलर फॉर्म से कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और कंसेप्चुअली हमको मालूम ही है कि ये हो किस तरह से रहा है ना, वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग के थ्रू जो इम्पल्स जो लगता है उसके केसेस जो अपन करेंगे, है ना, उसको हैंडल करने के लिए 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो अपन मतलब इम्प्लिसिटली डिस्कस कर चुके हैं, पर उसको एक बार लिख के देख लेते हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इग्नोर नॉन इम्पल्सिव फोर्स, है ना, नॉन इम्पल्सिव फोर्स में हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब भी इम्पल्सिव फोर्सेस लगते हैं उसको हम इग्नोर करके और फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या हो गया, इम्पल्स विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि जैसे इस वाले केस में आप देखें तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, ये है, आप देख रहे हैं जो इनिशियल मोमेंटम है इसका ये डायरेक्शन है,
और स्ट्रिंग जो टाइट हुई उसका क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, दिख रहा है, ये स्ट्रिंग टाइट हो गई इसी डायरेक्शन। तो मोमेंटम का डायरेक्शन और स्ट्रिंग का डायरेक्शन इस वाले केस में सेम है। अच्छा, हर केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे अभी आगे एक दो वीडियोस में, तो हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इम्पल्स जो है वो तो स्ट्रिंग ही प्रोवाइड कर रही है ना, इम्पल्स आ कहाँ से रहा था, जे जो था वो टी था और ये वेक्टर फॉर्म है। तो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि इम्पल्स का क्या डायरेक्शन है। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन, क्योंकि टेंशन तो स्ट्रिंग में ही है ना, तो जो स्ट्रिंग का डायरेक्शन होगा वही टेंशन का डायरेक्शन होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि डेल्टा पी occurs only in डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। मोमेंटम का चेंज स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलोंग ही चेंज होगा। तो अभी आगे एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे जहां पे जो m1 की जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में टेंशन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में टेंशन नहीं है ना, मतलब बेसिकली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, दोनों डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज होंगी। तो उस केस में अपन देखेंगे कि जो टेंशन के अलोंग जो वेलोसिटी है केवल वही वेलोसिटी चेंज होगी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है टेंशन के वो चेंज नहीं होगी, है ना। इसका इम्प्लीकेशन ये है, ठीक है। तो आगे एग्जांपल आएगा उससे क्लियर हो जाएगा आपको, पर अपन डिस्कस कर लिया। और तीसरा क्या हुआ, बोथ द मासेस शैल हैव कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द इम्पल्स, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपनी जो कॉमन वेलोसिटी आई, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग टाइट होने के तुरंत बाद m1 की वेलोसिटी कुछ और हो गई, m2 की कुछ और हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसके तुरंत बाद जो है वो वेलोसिटी कॉमन रहेगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स करते हैं इम्पल्स थ्रू स्ट्रिंग के, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा।